देखो लास्ट क्लास अपन ने ये चीज डिस्कस करी थी वहां पे कि अगर मान लो यहां पे एक सॉलिड स्फीयर है जिसका मास m, रेडियस कितना r। यहां पे हम बात कर रहे हैं किसकी, स्फीयर की। तो बताओ स्फीयर के केस में हमने क्या डिफाइन किया था कि अगर सेंटर से x डिस्टेंस पे हम जाएंगे और पॉइंट कहां पे, अंदर है, तो वहां पे याद है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो भी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी थी उसका फॉर्मूला क्या लिखवाया था, उसका फॉर्मूला लिखवाया था वहां पे gm/r³ इंटू क्या था, x। देखो ये था कि नहीं था वहां पे। तो वहां पे मैंने ये डिस्कस किया था कि जो भी इंटेंसिटी है वो किस पे डिपेंड करती है। अबे जो भी इंटेंसिटी है वो किस पे डिपेंड कर रही है, एक्स पे। जैसे जैसे हम सेंटर से दूर जाएंगे इंटेंसिटी वहां पे क्या होगी, बढ़ेगी। तो इस तरह से हमने इंटेंसिटी और एक्स के बीच का ग्राफ प्लॉट किया था और वो ग्राफ इस तरह से आया था, नहीं आया था, पहले लीनियर था और जैसी एक्स की वैल्यू आर होती है इसके बाद इंटेंसिटी क्या होती है वहां पे, डिक्रीज करती है। अच्छा इंटेंसिटी का मतलब क्या था, इंटेंसिटी का मतलब था वहां पे फोर्स पर यूनिट मास, ये कि नहीं है। इसका मतलब है कि यहां पे अगर हम 1 kg के मास को लाके प्लेस करें, अगर इस पॉइंट पे अगर हम 1 kg के मास को लाके प्लेस करेंगे तो 1 kg मास इतना फोर्स वहां पे क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा। यही था नहीं था वहां पे। अब देखो ये फॉर्मूला बहुत जगह यूज होता है, क्यों यूज होगा कि जब हम अर्थ की बात करेंगे तो बताओ अर्थ को भी अप्रोक्सीमेटली हम एक स्फेरिकल बॉडी ट्रीट करते ही नहीं ट्रीट करते हैं। अब जैसे मैंने अगर तुमसे बोला यहां पे कि मान लो हम बात कर रहे हैं यहां पे अर्थ की, और जो भी अर्थ है अर्थ का मास m/e, अर्थ का रेडियस कितना, r। तो अर्थ का मास m/e है, अर्थ का रेडियस r है, और इस अर्थ में हमने एक टनल क्रिएट करी। और ध्यान है ये टनल हम किसके अलोंग क्रिएट कर रहे हैं, ये टनल हम क्रिएट कर रहे हैं अलोंग द डायमीटर। तो अर्थ का मास m/e, अर्थ का रेडियस r और अर्थ में हमने एक टनल क्रिएट करी। टनल क्रिएट करी किसके अलोंग, डायमीटर के अलोंग। इस टनल के कारण जो मास का लॉस हुआ उसको हमें क्या करना है, नेग्लेक्ट करना है। अब मैंने क्या किया, मैंने यहां पे एक बॉल को लाके प्लेस किया, बॉल का मास m और बॉल को हमने प्लेस किया कितने डिस्टेंस पे, re/2 पे। तो हमने एक टनल क्रिएट करी, मास के लॉस को नेग्लेक्ट किया, और इस टनल के अंदर हम एक बॉल को लाके छोड़ रहे हैं, कितने डिस्टेंस पे लाके छोड़ रहे हैं, re/2 पे। अब बताओ जैसे हम बॉल को यहां पे लाके छोड़ेंगे तो बॉल के ऊपर इस डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स बनेगा कि नहीं बनेगा, होगा नहीं हुआ। और अर्थ ने इस पॉइंट पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई किया वही बॉडी का वेट है कि नहीं है। अब बताओ ग्रेविटेशनल फोर्स कितना बनेगा इस बॉडी के ऊपर, इस बॉल के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा वो कितना आएगा। तो देखो सबसे पहले हम वहां पे क्या कैलकुलेट कर लें, इंटेंसिटी कैलकुलेट कर लें। इंटेंसिटी का मतलब है यूनिट मास पे लगने वाला फोर्स। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी का फॉर्मूला था gme बाय कितना, gme/re³। और हमें इंटेंसिटी कहां पे कैलकुलेट करनी है, re/2 पे। देखो है कि नहीं वहां पे। अब जो इंटेंसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी gme/2re²। देखो ये इंटेंसिटी आ रही है कि नहीं आ रही है वहां पे, है कि नहीं है। अब इंटेंसिटी का मतलब होता है यूनिट मास पे लगने वाला फोर्स। अभी यहां पे हमने कितना मास लाके प्लेस किया है,
तो m मास पे जो फोर्स लगेगा उसको हम I इंटू एम लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे वहां पे? अब बताओ ग्रेविटेशनल फोर्स कितना बना, तो ग्रेविटेशनल फोर्स I की वैल्यू पुट करोगे तो रिजल्ट वहां पे GMEM बाय 2 इंटू RE² होगा कि नहीं होगा वहां पे? है। और 9th में हमने इतना पढ़ा था कि जो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है उसकी वैल्यू हम कितनी लिखते हैं? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन ये वैल्यू कहां पे कैलकुलेट की जाती है? ये वैल्यू कैलकुलेट की जाती है अर्थ के सरफेस पे। और सरफेस पे याद होगा जी का फॉर्मूला ऐसा कुछ बनता है कि नहीं बनता है? GME बाय RE²। इतना पढ़ा है क्या 9th में कि अगर अर्थ का मास ME है, अर्थ का रेडियस RE है, तो अर्थ के सरफेस पे G की वैल्यू होती है GME बाय RE² होती है। अब ये वैल्यू अगर तुम यहां पे पुट करोगे तो बताओ इक्वेशन क्या बन जाएगी? इक्वेशन हमारी बन जाएगी वहां पे mg/2 है। mg क्या है? अबे mg है बॉडी का वेट। mg इस बॉडी का वेट होता अगर ये बॉडी कहां पे होती? अर्थ के सरफेस पे होती। अगर अर्थ के सरफेस पे कोई बॉडी होगी तो अर्थ अभी इसके ऊपर क्या अप्लाई कर रही होगी? फोर्स लगा रही होगी। और इसी फोर्स को हम वहां पे वेट बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? भाई वेट का मतलब क्या है? वेट का मतलब है इट इज द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ। अर्थ ने किसी बॉडी के ऊपर कितना ग्रेविटेशनल पुल अप्लाई किया वही हमारा क्या होता है? वेट होता है। तो अगर हमारा वेट mg है अर्थ के सरफेस पे, और अगर हम अर्थ के सेंटर से कितने डिस्टेंस पे आ जाएं? RE/2 पे, तो बताओ वेट हमारा mg/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अच्छा अगर हम RE/4 पे चले जाते तो क्या होता? भाई अभी RE/2 था, RE/2 की जगह मान लो अगर RE/4 होता तो फिर mg/4 होता कि नहीं होता वहां पे? तो जैसे जैसे हम अर्थ के अंदर जाएंगे हमारा वेट क्या होगा? कम होगा। बताओ अगर हम अर्थ के सेंटर पे ही पहुंच गए तो x कितना? 0। तो इंटेंसिटी 0। तो अगर अर्थ के सेंटर पे अगर ये बॉल पहुंचेगी तो फिर इस बॉल पे लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ध्यान है ना, इंटेंसिटी जो है वो लीनियरली वेरी कर रही है। तो सरफेस पे अगर mg है, सेंटर से अगर RE/2 पे जाओगे तो mg/2 हो जाएगी। RE/4 पे होगे तो mg/4 हो जाएगा। सेंटर से अगर RE/6 पे हो तो mg/6 हो जाएगा वहां पे। आया समझ में? इतना लिखो रहा इतना। ऑन हुआ कि ऑफ हो गया फिर से? देखो इतना समझ में नहीं समझ में आया? रब करूं मैं से? अच्छा इसी में फिर से देखो यार, मान लो यही तुम्हारी अर्थ है, इसका मास ME, रेडियस कितना? RE। और हमने अर्थ में यहां पे क्या किया था? एक टनल क्रिएट किया था किसके अलोंग? अर्थ के सेंटर के अलोंग। देखो एक ही नहीं वहां पे। अब देखो अर्थ का मास ME, अर्थ का रेडियस RE, ये तुम्हारा अर्थ का सेंटर। अब यहां पे देखो
एक बॉल को लाके हम क्या कर रहे हैं, यहां पे रिलीज कर रहे हैं, बॉल का मास m, तो यहां से हम बॉल को लाके रिलीज कर रहे हैं। अब देखो जब हम बॉल को लाके रिलीज कर रहे हैं तो मान लो बॉल का डिस्टेंस कितना है यहां से, इसको हम y मान सकते ही नहीं मान सकते वहां पे भाई। टनल के अंदर हम एक बॉल को लाके छोड़ रहे हैं, कितने डिस्टेंस पे लाके छोड़ रहे हैं, इसको हम y डिस्टेंस पे लाके छोड़ रहे हैं। अब बताओ जैसे ही हम बॉल को लाके छोड़ेंगे तो बॉल इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगी नहीं एक्सपीरियंस करेगी। अब बताओ ये फोर्स कंटिन्यूअसली कहां लग रहा होगा, टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा होगा। तो जैसे जैसे बॉल नीचे जाएगी बॉल की स्पीड क्या होगी, बढ़ती जाएगी। एक टाइम पे बॉल कहां पहुंचेगी, सेंटर पहुंचेगी, और ध्यान रखना है इस पॉइंट पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगा। देखो ऐसा है कि नहीं होता भाई, इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, अगर हम इस पॉइंट की बात करते हैं तो सेंटर पे इंटेंसिटी जीरो होती कि नहीं होती है। अबे सेंटर पे जाओगे तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या हो गई, जीरो। इंटेंसिटी जीरो होगी तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी जीरो होगा कि नहीं जीरो होगा। अबे है ना। अच्छा तो अभी इंटेंसिटी कितनी है, यहां पे जो हमने बॉल को लाके छोड़ा तो बताओ इंटेंसिटी कितनी है अभी। इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, इंटेंसिटी हो जाएगी जी एम ई बाय आर ई क्यूब इंटू, बताओ यही हमारी इंटेंसिटी है कि नहीं है वहां पे, जी एम ई बाय आर ई क्यूब इंटू वाई है इंटेंसिटी। अब ये बताओ ये अगर इंटेंसिटी है तो इंटेंसिटी का मतलब होता है यूनिट मास पे लगने वाला फोर्स। अभी जो मास हमने m लाके प्लेस किया है इस पे फोर्स m इंटू आई होगा कि नहीं होगा वहां पर। अब कितना आ गया फोर्स, जो भी फोर्स आ गया उसकी वैल्यू आ गई जी एम ई एम अपॉन कितना आर ई क्यूब इंटू वाई। बताओ यही फोर्स बन रहा है कि नहीं बन रहा है वहां पे। और ये फॉर्मूला बता रहा है कि फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, वाई पे। यहां पे वाई की वैल्यू क्या है, वाई हमने मेजर किया है फ्रॉम द सेंटर। तो वाई अगर जीरो होगा तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा वहां पे। अच्छा इसके ऊपर अगर देखोगे तो फोर्स हमेशा कहां लग रहा है, नीचे की ओर। तो जब तक फोर्स नीचे की ओर लगेगा इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, बढ़ती रहेगी। अब बॉल यहां पे रुकेगी नहीं, बॉल कहां जाएगी, नीचे। और ध्यान रखना है जैसे ही ये बॉल नीचे की ओर जाएगी, बताओ अब फोर्स कहां लगना स्टार्ट होगा, फोर्स हमेशा लगेगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। तो अब बताओ फोर्स अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो फोर्स कहां है, ऊपर की ओर, वेलोसिटी कहां है। तो अभी तक पार्टिकल अगर एक्सेलरेट किया है तो अब ये पार्टिकल क्या करेगा, रिटार्ड करेगा। और एक टाइम बताओ ऐसा भी आएगा कि नहीं आएगा जब पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो होगी, ऐसा होगा कि नहीं होगा वहां पे। अच्छा अब एनर्जी कंजर्वेशन से क्या बोलोगे, यहां पे काइनेटिक एनर्जी क्या थी, जीरो। यहां पे भी काइनेटिक एनर्जी क्या हुई, तो जितनी हाइट यहां पे थी y उतनी हाइट यहां पे भी मिलेगी नहीं मिलेगी नीचे की ओर। क्योंकि आगे देखोगे जो पोटेंशियल एनर्जी रहती है वो किस पर डिपेंड करती है, पोजीशन पे डिपेंड करती है। तो यहां पे अगर y से हमने रिलीज किया है तो बॉल दूसरे टनल के सेंटर से कितना नीचे जाएगी, इसके बाद फिर से क्या होगा, फिर ये फोर्स के कारण बॉल क्या होगी, ऊपर की ओर जाएगी। फोर्स कंजर्वेटिव है तो एनर्जी कंजर्व होगी, तो जितनी वेलोसिटी से गई है उतनी ही वेलोसिटी से कहां जाएगी, ऊपर जाएगी। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद ये फोर्स अपना डायरेक्शन क्या कर लेगा, चेंज करेगा। तो फिर बॉल क्या होगी, फिर बॉल यहां पे रुकेगी। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि नहीं हुआ कि एक बार अगर हम बॉल को यहां पे ड्रॉप कर दें तो अब ये बॉल कंटिन्यूअसली इस तरह से वहां पे ऑसिलेट करती रहेगी, होगा। अब बताओ अब ये बॉल कभी रुकेगी क्या वहां पे, नहीं। अब मैं अगर पूछता हूं कि इस बॉल का मोशन कैसा है, ऑसिलेटरी है या फिर एसएचएम है, तो क्या बोलोगे वहां पे।
देखो पहली कंडीशन क्या थी हमारी हमारी वहां पे, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कैसे होने चाहिए, ये बताओ इसकी मीन पोजीशन है कि नहीं है, और ये कौन सी पोजीशन होगी, बताओ। किसी टाइम पे अगर मान लो ये बोल रहा हूं डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर है, मान लो डिस्प्लेसमेंट वाई डैश है, किसी टाइम पे डिस्प्लेसमेंट अगर वाई डैश होगा तो फोर्स कहां होगा, डिस्प्लेसमेंट हमेशा मीन पोजीशन से मेजर किया जाता है, यहां पे अगर देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट नीचे की ओर होगा, फिर फोर्स कहां आएगा, तो पहली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कैसे हैं, ऑपोजिट है। अब इक्वेशन देखो जरा, जो भी फोर्स रहेगा वो हो जाएगा जी एम ई एम बाय आर ई क्यूब, यहां पे अगर डिस्टेंस कितना है वाई डैश है तो फोर्स इतना आएगा कि नहीं आएगा। अब हम क्या बोलेंगे, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या है, ऑपोजिट है, तो साइन अपनी तरफ से क्या लगा देंगे, नेगेटिव। बताओ अब फोर्स किस पे डिपेंड कर गया, तो फोर्स डिपेंड कर गया डिस्प्लेसमेंट के लीनियर पावर पे, और फोर्स अगर डिस्प्लेसमेंट के लीनियर पावर पे डिपेंड कर गया तो हम बोलेंगे यहां से मोशन कितना, यहां से मोशन हो गया एसएचएम। एसएचएम की इक्वेशन याद होगी, जो भी रीस्टोरिंग फोर्स था वो वहां पे माइनस के इंटू एक्स के फॉर्म में था। अगर रीस्टोरिंग फोर्स इस फॉर्म में होगा तो वो किसको बताता है, सिंपल हार्मोनिक को बताता है। नेगेटिव साइन बताता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट है, और फोर्स किस पर डिपेंड कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट के लीनियर पावर पे। और यहां पे भी वही है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट है, फोर्स डिपेंड कर गया डिस्प्लेसमेंट के लीनियर पावर पे। अब बताओ दोनों इक्वेशन को अगर कंपेयर करोगे तो के कांस्टेंट कितना निकल के आएगा, जी एम ई एम अपॉन कितना, आर ई क्यूब। के को क्या लिखोगे वहां पे, एम से एम कैंसल आउट होगा, ओमेगा वहां पे हो जाएगा अंडर रूट जी एम ई अपॉन कितना, है कि नहीं वहां पे। अच्छा इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, चेक करो जरा। अगर g वहां पे क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ, जी एम ई बाय आर ई स्क्वायर की जगह स्मॉल जी पुट कर सकते, नहीं पुट कर सकते हो। अर्थ का रेडियस कितना होता है, अर्थ का रेडियस होता है 6400 किलोमीटर। कन्वर्ट कर दो इसको मीटर में, जी की वैल्यू कितनी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको कन्वर्ट करना है किसमें, मीटर में। अब सबकी वैल्यू पुट कर दो, ओमेगा को वहां पे लिखते थे 2π/t, तो यहां से हमें टाइम पीरियड ध्यान रखना है, और टाइम पीरियड क्या होता है, t इक्वल्स टू होता है 2π। यहां तक तुमने पढ़ा ना फॉर्मूला सिंपल हार्मोनिक में। किसी भी मोशन को अगर सिंपल हार्मोनिक प्रूफ करना है तो रीस्टोरिंग फोर्स को हमेशा हमें इस फॉर्म में क्या करना पड़ता है, लाना पड़ता है। तो ये रिजल्ट ध्यान रखना है, टनल के अंदर अगर किसी बॉल को छोड़ोगे तो बॉल इस तरह से अप एंड डाउन जाएगी, लेकिन मोशन वहां पे सिंपल हार्मोनिक होगा, और उसका टाइम पीरियड होगा t इक्वल्स टू 2π अंडर रूट आर ई बाय जी। ये 9-10 में फॉर्मूला था कि नहीं था तुम लोगों को, जी की वैल्यू, जी की वैल्यू होती है जी एम ई बाय, ये फॉर्मूला था कि नहीं था 9-10 में कभी, कि अगर अर्थ का मास m या प्लैनेट का मास m, प्लैनेट का रेडियस r, तो g की वैल्यू उसके सरफेस पे होती है जी एम ई बाय आर ई स्क्वायर। ये वैल्यू कहां पे है, ये वैल्यू है सरफेस पे।
लिखा है इतना, रब करूं? कूलिंग नहीं आ रही क्या उससे? आ रही है। हुआ? हो गया ना? क्या? हो गया? फिर देखो ना, ये तुम्हारा अर्थ, और अर्थ में फिर से हम क्या कर रहे हैं, एक टनल क्रिएट कर रहे हैं। बताओ, अभी हमने टनल किसके अलोंग क्रिएट किया था? डायमीटर के अलोंग। अब ये टनल हम किसके अलोंग क्रिएट कर रहे हैं? टनल हम क्रिएट कर रहे हैं कॉर्ड के अलोंग। ये हो गया अर्थ का सेंटर। बाकी सब चीजें वही है कि अर्थ का मास me, अर्थ का रेडियस कितना, re। अच्छा, जो भी टनल है वो टनल हमारी कैसी है? फ्रिक्शनलेस है। यहां पे हम कहीं फ्रिक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। तो जो भी टनल है, टनल की वॉल वहां पे क्या है? स्मूथ है। अब मैंने क्या किया, अब मैंने यहां पे एक बॉल को लाके छोड़ दिया। इस पॉइंट पे हम क्या कर रहे हैं? एक बॉल को लाके रिलीज कर रहे हैं। बॉल का मास m। अब बताओ, जैसे ही हम बॉल को छोड़ेंगे तो बॉल अब किस डायरेक्शन में मूव करेगी? भाई, बॉल जो रहेगी, बॉल तो टनल की वॉल के अलोंग ही चलेगी, नहीं चलेगी वहां पे? अच्छा, किसी टाइम पे यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। जो भी सेंटर है ना अर्थ का, वहां से टनल के सरफेस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। और इसको मैंने क्या मान लिया? इसको मैंने मान लिया ओरिजिन। यहां पे x की वैल्यू मैंने डिफाइन करी कितनी? 0। अब ये बताओ मुझे, ये डिस्टेंस मैंने लिया यहां पे कितना? यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस लिया d। तो टनल कितने डिस्टेंस पे क्रिएट करी अर्थ के सेंटर से? d डिस्टेंस पे। और किसी टाइम पे बॉल कितने डिस्टेंस पे है? एट अ डिस्टेंस x। जो परपेंडिकुलर लाइन है उसको हमने ओरिजिन पकड़ा है, यहां से डिस्टेंस मान लिया कितना? x। अब बताओ, फोर्स कहां लग रहा होगा? फोर्स कहां लग रहा होगा? अबे, फोर्स तो हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर लगेगा कि नहीं लगेगा? तो इस तरह से बताओ, फोर्स आएगा कि नहीं आएगा? होगा? बोले ना, फोर्स की वैल्यू क्या होगी? ये जो मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स शो किया है, इसकी वैल्यू क्या होगी? कैलकुलेट करो फोर्स की वैल्यू कितनी वहां पे। बताओ, बॉल अभी अंदर है कि नहीं है? कितने डिस्टेंस पे बॉल सेंटर से? भाई, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस अगर स्मॉल r है तो स्मॉल r की वैल्यू √d² प्लस एक्स स्क्वायर है कि नहीं है? इतना वहां पे। अब बताओ, उस पॉइंट पे इंटेंसिटी कितनी होगी? उस पॉइंट पे इंटेंसिटी हो जाएगी GME बाय RE³ इंटू डिस्टेंस r है कि नहीं है वहां पे? देखो, चेक करो ये है कि नहीं वहां पे। बाद में हम r की वैल्यू पुट करेंगे वहां पे। अब बताओ, पार्टिकल का मास अगर m है तो पार्टिकल पे फोर्स कितना बना? पार्टिकल पे फोर्स बना I इंटू m। तो जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो हो जाएगा GMEm अपॉन RE³ इंटू r। बोलो, इतना है कि नहीं है ग्रेविटेशनल फोर्स? है।
अब मान लो ये जो एंगल है ना, यहां पे ये एंगल मान लो तुम थीटा। अब डायग्राम देख के बताओ फोर्स के कंपोनेंट कितने हैं। भाई अर्थ जो रहेगी, अर्थ इस बॉल के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही होगी। फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, फोर्स का एक कंपोनेंट तो वॉल के अलोंग होगा कि नहीं होगा, और एक कंपोनेंट अगर एक कंपोनेंट अगर टनल के अलोंग है तो दूसरा कंपोनेंट टनल पे परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा। परपेंडिकुलर कंपोनेंट को हम बोल देते हैं एफ वाई, और ये जो कंपोनेंट आएगा उसको हम बोल देते हैं एफ एक्स। अब बताओ एफ वाई कितना होगा, बोलो। एफ वाई की वैल्यू हो जाएगी एफ जी साइन थीटा ना, और एफ एक्स जो रहेगा एफ एक्स हो जाएगा एफ जी कॉस थीटा। अब बताओ बॉल किसके कारण मूव करेगी। भाई एफ वाई तो टनल के परपेंडिकुलर है कि नहीं है। अब बताओ ये बॉल टनल के परपेंडिकुलर मूव कर पाएगी क्या, नहीं। तो ये किसके कारण मूव करेगी, ये मूव करेगी फोर्स के एक्स कंपोनेंट के कारण। और एक्स कंपोनेंट क्या है, एक्स कंपोनेंट है जी एम ई एम अपॉन आर ई क्यूब इंटू आर, और साथ में क्या मल्टीप्लाई करना है, बताओ कॉस थीटा क्या है। डायग्राम में देखो जरा, कॉस थीटा अगर चेक करोगे तो कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस होगा कि नहीं होगा वहां पे। तो ये आर कैंसल आउट होगा, और जो भी फोर्स बन रहा है वो हो जाएगा जी एम ई एम अपॉन आर ई क्यूब इंटू एक्स। बताओ इतना है कि नहीं है वहां पे, है। अब बताओ ये फोर्स कहां पे जीरो होगा, इस पॉइंट पे फोर्स का एक्स कंपोनेंट जीरो होगा कि नहीं जीरो होगा वहां पे। हमें किसके अलोंग से मतलब है, हमें मोशन देखना है एक्स के अलोंग। तो जैसे ये बॉल कहां पे आएगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी पे आएगी, यानी इस डायग्राम में यहां पे कि नहीं, जैसे ये बॉल यहां पहुंचेगी इस पे फोर्स क्या हो गया, एक्स के अलोंग जीरो हो गया है। लेकिन तो अभी तक फोर्स कहां लग रहा था, नीचे की ओर, तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। फिर ये बॉल पीछे आएगी, जैसे ही बॉल पीछे आएगी बताओ अब ये फोर्स ऐसा लगेगा कि नहीं लगेगा। फिर से इस फोर्स के एक कंपोनेंट ऐसा बनेगा x, और दूसरा कंपोनेंट y कुछ ऐसा लग रहा होगा। तो फोर्स अपना डायरेक्शन फिर चेंज कर रहा है, नहीं चेंज कर रहा है। फिर फोर्स के कारण बॉल यहां पे क्या होगी, रुकेगी किसी इंस्टेंट पे, फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फिर से बॉल ऊपर जाएगी। तो यहां पे भी अगर बॉल को छोड़ोगे तो एनर्जी कंजर्वेशन से बॉल इस तरह से क्या होगी, टू एंड फ्रो मूव करती रहेगी। अब बताओ पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट चेक करो ऑपोजिट है कि नहीं है। डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में था, फोर्स, और बताओ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर ऑपोजिट हैं तो साइन अपनी तरफ से क्या लगा दो, नेगेटिव। फोर्स किस पे डिपेंड कर गया, डिस्प्लेसमेंट के लीनियर पावर पे। अब मोशन यहां से क्या हो गया, कंपेयर करो इक्वेशन जो थी रीस्टोरिंग फोर्स की, माइनस के इंटू, अब कंपेयर करोगे तो जो भी के कांस्टेंट रहेगा, के कांस्टेंट फिर से क्या निकल के आ गया, जी एम ई एम बाय आर ई क्यूब। के को हम क्या लिखते हैं, एम ओमेगा स्क्वायर। एम किसका मास लिया जाता है, उस बॉडी का जो एसएचएम मोशन परफॉर्म कर रही है। तो यहां पे एम से एम कैंसल आउट होगा। फिर से चेक करो टाइम पीरियड वही बन रहा है कि नहीं बन रहा है। भाई ओमेगा को लिखो 2π/t। तो चेक करो टी की वैल्यू जो इससे पहले हमने निकाली थी 2π√। बताओ यही फॉर्मूला फिर से निकल के आ रहा है कि नहीं निकल के आ रहा है? इसका मतलब यह हुआ कि टनल हम कैसे भी क्रिएट करें, टनल हम डायमीटर के अलोंग क्रिएट करें या फिर टनल कॉर्ड के अलोंग क्रिएट करें, जो टाइम पीरियड रहेगा, टाइम पीरियड हमेशा हमारा सेम निकल के आएगा 2π√RE/g। क्लियर है ना। तो टनल के अंदर जब भी बॉल को छोड़ोगे, बॉल का मोशन वहां पे क्या होगा, एसएचएम होगा। लिखा है ना।
फिर से देखो यार, यहां पे फिर से हमने अर्थ लिया और यहां पे हमने एक टनल क्रिएट कर दी। तो यहां पे अर्थ का मास कितना, me, अर्थ का रेडियस re। बताओ, इससे पहले हमने बॉल को टनल के अंदर ड्रॉप किया था, नहीं ड्रॉप किया था? अब मान लो बॉल को हम यहां कहीं से ड्रॉप कर रहे हैं। अब बताओ, जैसे ही हम बॉल को वहां पे छोड़ेंगे तो बॉल पे ग्रेविटेशनल फोर्स कहां बनेगा, है ये डिस्टेंस मान लो कितना। तो बताओ, बॉल को अगर सेंटर से y ऊपर से हमने छोड़ा है तो बॉल यहां पे भी कहां तक जाएगी, बॉल यहां पे भी एनर्जी कंजर्वेशन से, ये ऊपर प्लस y होगा तो नीचे क्या होगा, माइनस y जाएगा। तो बॉल को अगर हम y हाइट से छोड़ेंगे तो बॉल यहां पे नीचे क्या होगी, y तक जाएगी। फिर इसके बाद क्या होगा, उसके बाद बॉल फिर ऊपर जाएगी। तो एक बार अगर हम बॉल को यहां पे छोड़ेंगे और एनर्जी, एयर रेजिस्टेंस नहीं है और ना ही फ्रिक्शन है, तो बॉल इस तरह से अब यहां पे क्या करेगी, ऑसिलेट कर रही होगी। अब ध्यान रखना है, यहां पे जो मोशन आएगा, यहां पे जो बॉल रहेगी उसका मोशन ध्यान रखना है SHM नहीं होता है। अब जो मोशन रहेगा बॉल का उसको हम नाम देंगे ऑसिलेटरी। अच्छा, अब क्यों ऑसिलेटरी बोल रहे हैं? जब हम स्फेरिकल बॉडी की बात करते हैं तो मास को हम कहां पे एज्यूम कर लेते हैं, इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला निकल के आया था वो पॉइंट मास के समान था कि नहीं था? तो अर्थ के मास को अगर तुमने सेंटर पे मान लिया तो यहां पे फोर्स कितना बना अभी बताओ, यहां पे जो ग्रेविटेशनल पुल बनेगा वो हो जाएगा G me इंटू m। बताओ, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना, भाई स्फेरिकल बॉडी थी तो वहां पे रिजल्ट कैसे सिमिलर निकल के आया था, पॉइंट मास से सिमिलर निकल के आया था। तो अर्थ के मास को अगर तुमने सेंटर पे एज्यूम किया तो बताओ, इस पार्टिकल के बीच में और इस पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस y है, तो यही है कि नहीं है वहां पे? अब बताओ, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y है क्या, नहीं, फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर है। तो यहां से हम बोलेंगे कि जो मोशन है वो मोशन सिंपल हार्मोनिक नहीं होगा और वो मोशन हमारा ऑसिलेटरी होगा। इतना समझ में? टनल के अंदर छोड़ोगे तो सिंपल हार्मोनिक और टनल के बाहर से छोड़ोगे तो मोशन वहां पे क्या हो गया, ऑसिलेटरी। हुआ इतना? फिर देखो, अगर मैं बोल रहा हूं कि अगेन यहां पे अर्थ है और अर्थ में यहां पे हमने एक टनल क्रिएट कर दी, ये टनल हमने क्रिएट करी है किसके अलोंग, कॉर्ड के अलोंग, कितने डिस्टेंस पे, अर्थ का मास me, अर्थ का रेडियस re। अब जो भी टनल है, टनल की वॉल यहां पे कैसी, यहां पे स्मूथ वॉल है और यहां पे हम क्या कर रहे हैं, एक बॉल को लाके छोड़ रहे हैं। बताओ, जैसे ही हम बॉल को यहां पे लाके छोड़ेंगे तो फोर्स कहां बनेगा, जैसे ही हम बॉल को यहां पे लाके छोड़ेंगे तो फोर्स ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा, टुवर्ड्स द सेंटर। अब बताओ, इस फोर्स को अगर हम रिजॉल्व करें तो इसके कितने कंपोनेंट मिलेंगे, 2। अगर मान लो ये डिस्टेंस हमने कितना लिया, यहां पे इसको मान लिया ओरिजिन,
और मान लो ये डिस्टेंस कितना x। अब बताओ इस ग्रेविटेशनल फोर्स को अगर तुम रिजॉल्व करोगे तो एक तो कंपोनेंट क्या होगा, x के अलोंग मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और दूसरा कंपोनेंट किसके अलोंग मिलेगा, दूसरा कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू टनल की वॉल बनेगा कि नहीं बनेगा, अबे है कि नहीं है। अब ये बताओ ये जो टनल है, टनल तो ऐसी हॉरिजॉन्टल बनी कि नहीं बनी, और इस टनल में अगर हम बॉल को लाके प्लेस करेंगे तो बॉल ऊपर वाले सरफेस के कांटेक्ट में आएगी या नीचे वाले सरफेस कांटेक्ट में आएगी, नीचे वाले के। अच्छा अब देखो जो फोर्स का एक्स कंपोनेंट रहेगा वो तो पार्टिकल को टनल के अलोंग चलाएगा, वाई कंपोनेंट का क्या होगा भाई, वाई कंपोनेंट जो रहेगा बॉल को क्या करेगा, ऐसे खींचेगा, और जब खींचेगा तो ये बॉल इस टनल की वॉल को क्या करेगी, प्रेस करेगी, और प्रेस करेगी तो यहां पे अब क्या डेवलप होगा, यहां पे अब डेवलप होगी नॉर्मल। और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है इस तरह से कि नॉर्मल का एक्स के साथ ग्राफ कैसा आएगा, कैलकुलेट करें। जो भी बॉल होगी, बॉल टनल की वॉल के क्या है, कांटेक्ट में, तो बताना है टनल की वॉल जो नॉर्मल अप्लाई करेगी उस नॉर्मल का वेरिएशन क्या होगा एक्स के साथ। बोलो कितना आ रहा है, अबे सेम है कि नहीं है, वहां पे ये x था ये d था, इस डिस्टेंस को हमने क्या पकड़ा था वहां पे, अब इससे पहले r की वैल्यू क्या पकड़ी थी, अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। फिर वहां पे हमने क्या कैलकुलेट किया था, हमने कैलकुलेट किया था फोर्स कितना हो गया था, GMEM बाय RE³ इंटू स्मॉल r था कि नहीं था भाई, यही ग्रेविटेशनल फोर्स बना कि नहीं बना। फिर इसको हमने कितना एंगल पकड़ा था, तो बताओ फोर्स का y कंपोनेंट क्या था, फोर्स का y कंपोनेंट F साइन थीटा था कि नहीं था, वहां पे वैल्यू पुट करो जरा, F की वैल्यू क्या हो गई, F की वैल्यू हो गई GMEM अपॉन कितना RE³ इंटू R। अब बताओ साइन थीटा क्या देगा, साइन थीटा है, साइन थीटा डी बाय आर है, तो आर से आर क्या हो गया। अब बताओ जो भी फोर्स का y कंपोनेंट है वो है GMEM बाय RE³ इंटू डी। अब ये जो फोर्स का y कंपोनेंट है इसको कौन बैलेंस कर रहा है, तो ये नॉर्मल के बराबर है कि नहीं, वहां पे देखो है कि नहीं इतना। अब बताओ ये नॉर्मल कैसी वेरी करेगी भाई, d चेंज हो रहा है क्या, r चेंज हो रहा है, इसका मतलब है कि जो नॉर्मल रहेगी वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। क्लियर। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे नॉर्मल में कोई चेंज नहीं आएगा, और नॉर्मल हमेशा क्या रहेगी हमारी, कांस्टेंट रहेगी वहां पे। है ना।
अच्छा, इसी केस में अगर कोई तुमसे पूछता है कि ग्राफ प्लॉट करो किसके बीच का, एक्सेलरेशन और एक्स के बीच का, भाई ये पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा कि नहीं एक्सेलरेट करेगा, किस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा होगा, तो ये एक्सेलरेट कर रहा होगा एक्स के अलोंग यहां पर। अब बताओ जब ये बॉल यहां पहुंचेगी फिर एक्सेलरेशन कहां होगा, हाँ? अबे फोर्स ऐसा लगेगा नहीं लगेगा, फिर इसका एक्स कंपोनेंट इधर आएगा तो एक्सेलरेशन फिर इधर आएगा कि नहीं आएगा, अबे हाँ है ना। तो जब हम बॉल को छोड़ेंगे तो बॉल का एक्सेलरेशन टनल की वॉल के टनल के अलोंग होगा लेकिन राइट की ओर होगा, और जैसे ही इस पोजीशन को बॉल क्रॉस करेगी एक्सेलरेशन लेफ्ट की ओर आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन अपना डायरेक्शन चेंज करेगा या नहीं चेंज करेगा, प्लॉट करो जरा एक्सेलरेशन का एक्स के साथ ग्राफ कैसा होगा। तो हमें बेसिकली कैलकुलेट क्या करना है, पहले फोर्स का एक्स कंपोनेंट कैलकुलेट कर लो। बोलो फोर्स का एक्स कंपोनेंट कितना आएगा, फोर्स का जो एक्स कंपोनेंट था वो एफ जी कॉस थीटा था कि नहीं था, वहां पे एफ जी की वैल्यू थी जी एम ई एम बाय कितना आर ई क्यूब इंटू आर, और कॉस थीटा क्या आ गया था, कॉस थीटा आ गया था वहां पे, बताओ यही फोर्स आया था कि नहीं आया था। और जो भी फोर्स रहेगा उसको आप क्या लिखोगे, इसको लिखोगे मास इनटू, तो जो भी पार्टिकल का एक्सेलरेशन है वो हो जाता है जी एम ई बाय आर ई क्यूब इंटू क्या हो गया एक्स। अब बताओ एक्सेलरेशन और एक्स ऑपोजिट है कि नहीं है, तो साइन क्या लगा दो अपनी तरफ से, नेगेटिव। ब्रैकेट वाली टर्म कांस्टेंट है, तो बताओ ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स के फॉर्म में है कि नहीं है वहां पे। तो लाइन का स्लोप क्या चाहिए, पॉजिटिव है नेगेटिव, और नेगेटिव होगा, तब बताओ इसी तरह से प्लॉट करोगे कि नहीं प्लॉट करोगे नेगेटिव के लिए, है जब x यहां पे क्या है नेगेटिव है, जब x यहां पे नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है कि नहीं है वहां पे, और जब यहां पे x क्या होगा पॉजिटिव होगा तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। तो ये ग्राफ ध्यान रखना है, वहां पे एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का जो ग्राफ रहेगा वो ग्राफ क्या होगा, लीनियर होगा, पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो ये ध्यान रखना है जब भी अर्थ का क्वेश्चन आएगा और पार्टिकल अंदर है और फोर्स की बात कर रहा है, एक्सेलरेशन की बात कर रहा है, तो ये जो इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमने पढ़ा है जी एम ई बाय आर ई क्यूब इंटू एक्स, ये फॉर्मूला फिर कहीं ना कहीं हमें क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। एनर्जी के केस में अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अगर एक्सेलरेशन पूछ रहा है या फिर फोर्स पूछ रहा है या फिर वेट पूछ रहा है तो फिर ये फॉर्मूला हमें वहां पे क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। आया समझ में इतना। अब देखो इस पे क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है अलग अलग तरीके से। जो 2015 का क्वेश्चन है ना वो कुछ ऐसा है, एडवांस का क्वेश्चन है, उसमें क्या बोलता है कि ये अर्थ है, अर्थ का मास एम ई, रेडियस आर ई। एग्जैक्ट क्वेश्चन देख लेना क्या है ना। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अर्थ है और अर्थ में हमने टनल क्रिएट करी है, लेकिन वो टनल पूरी नीचे तक नहीं गई है, टनल यहीं तक है केवल। तो जो भी टनल है, टनल पूरी सेंटर से पास नहीं हो रही, टनल वहीं पे जाके क्या हो गई है, रुक गई है। और ये जो डिस्टेंस है, अब ये चेक करना पड़ेगा कितना दिया था, ऐसा कुछ था r/10, या अब मैं कुछ लिख रहा हूं यहां पे, मान लो r/3 दिया हुआ है।
तो क्वेश्चन में इस तरह से गिवन है कि अर्थ है, अर्थ में एक टनल क्रिएट करी, टनल की वहां पे कुछ लेंथ भी है। अब इस टनल के अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक रोप को लाके प्लेस कर रहे हैं ऐसे। अब बताओ, इस तरह से अगर हम रोप को लाके रखेंगे तो रोप कहां चली जाएगी, नीचे। तो यहां पे एक पर्सन है और ये पर्सन रोप को पकड़ा हुआ है। तो यहां पे एक पर्सन है, पर्सन ने इस रोप को होल्ड करके रखा है। अब बताओ, रोप की लेंथ भी किसके बराबर है, रोप की जो लेंथ है वो टनल की लेंथ के बराबर है कि नहीं है। तो जो भी रोप है, रोप की लेंथ टनल की लेंथ के बराबर है और पर्सन ने रोप के इस एंड को होल्ड करके रखा है। अगर होल्ड नहीं करेगा तब तो रोप नीचे जाके एक्यूमुलेट कर जाएगी। अब बताना था क्वेश्चन में यहां पे कि ये जो पर्सन है, ये पर्सन इस रोप के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है। समझ में, जो पर्सन है, पर्सन रोप के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है। और रोप के लिए वहां पे ये चीज गिवन है कि जो भी रोप है वहां पे दिया हुआ है लैम्डा। लैम्डा क्या हो गया, लैम्डा हो गया मास पर यूनिट लेंथ। वहां पे शायद रोप का मास भी दिया हुआ था। आइए मैं लेके चल रहा हूं कि लैम्डा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लैम्डा रिप्रेजेंट कर रहा है मास पर यूनिट लेंथ। जो एग्जैक्ट क्वेश्चन होगा वो देख लेना, 2015 का है, एडवांस का डाटा उसमें कुछ अलग होगा, लेकिन क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट यही है कि टनल के अंदर एक रोप पड़ी हुई है और रोप को हमने ऊपर होल्ड करके रखा है। तो बताना है कि हम इस रोप के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, ये रोप रेस्ट में है कि नहीं है, भाई ये रोप तो रुकी हुई है ना वहां पे। तो हम ऐसा बोल सकते नहीं बोल सकते हैं कि हमने जो भी फोर्स अप्लाई किया, बताओ वो ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर होगा कि नहीं होगा। हमने रोप के ऊपर जो फोर्स अप्लाई किया वो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल के बराबर है कि नहीं। तो हमें बेसिकली ये कैलकुलेट करना है कि ये जो अर्थ है वो इस रोप के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई करेगी। बताओ कैलकुलेट कैसे करें, इंटेंसिटी हर पॉइंट पे सेम है या डिफरेंट होगी। और ये चीज ध्यान रखना है, जब भी कोई चीज वेरी कर रही है इसका मतलब इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अगर कोई चीज वेरी कर रही है तो इसका मतलब है कि इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तभी हमारा आंसर आएगा। सबसे पहले क्या किया, यहां से कितने डिस्टेंस पे, यहां से y डिस्टेंस ऊपर जाए।
और यहां से y डिस्टेंस पे dy लेंथ की एक चेन का एलिमेंट कंसिडर करो यहां पे। समझ में? हमने अर्थ के सेंटर से y डिस्टेंस पे dy लेंथ का एक एलिमेंट पकड़ा है। अच्छा, तो इस एलिमेंट का मास कितना होगा? बोलो। इस एलिमेंट का मास अगर dm है तो dm की वैल्यू लैम्डा dy है कि नहीं है वहां पे? है। अच्छा, तो उस पॉइंट पे इंटेंसिटी कितनी? इस पॉइंट पे इंटेंसिटी कितनी? तो इंटेंसिटी हो जाएगी GME बाय RE³ इंटू वाई। बताओ ये इंटेंसिटी हो गई कि नहीं हो गई वहां पे? GME बाय RE³ इंटू वाई है इंटेंसिटी इतनी। अब बताओ इंटेंसिटी का मतलब क्या है वहां पे? इंटेंसिटी हमने यहां पे कैलकुलेट करी है, इसका मतलब है कि यहां पे अगर 1 kg का मास होता तो उस पर इतना फोर्स लगता। अभी मास कितना है? तो फोर्स कितना लग गया इस पे? dm इंटू आई। तो रिजल्ट हो जाएगा dF इक्वल्स टू dm की वैल्यू पुट कर दो वहां पे, तो ये हो जाएगा, चेक करो वहां पे, GME लैम्डा RE³ इंटू वाई इंटू dy। देखो इतना है कि नहीं वहां पे? अबे है या नहीं है? तो इतना फोर्स है जो किस पे बन रहा है? जो बन रहा है रोप के एक स्मॉल एलिमेंट पे। और बताओ ऐसे तो यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं कि नहीं है? सब पे फोर्स बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो टोटल के लिए हम क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। ध्यान रखना बाकी वाली टर्म कांस्टेंट है, बाहर निकल के आ गई। अब चेक करो y की वैल्यू कहां से कहां तक? बोलो y की वैल्यू कहां से कहां तक? कितना? 2r/3। y सेंटर से मेजर किया है मैंने। y अगर सेंटर से चलोगे तो ये डिस्टेंस कितना? तो y की वैल्यू 2r/3 से कहां तक जाएगी? यहां पे जब पहुंचेगी तो y की वैल्यू कितनी? r। तो अब चेक कर लो फोर्स कितना आ गया तुम्हारा वहां पे। बोलो जो भी फोर्स आएगा वो हो जाएगा GME लैम्डा RE³। y का कितना? अबे y का कितना? y²/2। अब लिमिट पुट करनी है 2r/3 से लेके r तक। अब चेक कर लो ये हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है और यही हमारा वहां पे क्या होगा? एक्सटर्नल फोर्स होगा। तो चेक करो कितनी आ रही है एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू वहां पे। आया? बस ये ध्यान रखना है जहां हम अर्थ के अंदर गए और हमें फोर्स कैलकुलेट करना है तो ये फॉर्मूले के बगैर क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा वहां पे। क्लियर इतना? फिर देखो वहां पे ये वैल्यू कितनी आ रही है? 5GME इंटू लैम्डा अपॉन 18
देखो चेक करो इतना बन रहा है क्या, लिखो रहा है यहाँ पे। देखो ये क्वेश्चन भी आईआईटी में 3 बार आ चुका है, लिखो जरा क्वेश्चन वहां पे, इंटेंसिटी का नहीं है, ये फोर्स कोई लेके है, लिखो वहां पे, 2 पार्टिकल्स आर मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ, लिखो वहां पे, 2 particles are moving on a circular path under the influence, 2 particles are moving on a circular path under the influence of their gravitational force, under the influence of their gravitational force, under the influence of their gravitational force, find out their time period। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है वहां पे टाइम पीरियड। और ये क्वेश्चन आईआईटी में 3 बार आया है अलग अलग फॉर्म में। अब देखो जो भी सर्कल है, सर्कल का रेडियस कितना, तो पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे चल रहा है जिसका रेडियस क्या है, आर है। अच्छा पार्टिकल की कोई पोजीशन बताई गई है क्या, नहीं, लेकिन हमें यह चीज मालूम है कि जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव करता है तो उसके पास क्या होना चाहिए, उसके पास होना चाहिए नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में चल रहा है तो उसके पास वहां पे होना चाहिए नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, होगा इतना। फिर क्वेश्चन में केवल इतना बोल रहा है कि पार्टिकल सर्कुलर पाथ में चल रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है, तो हम ये मान के चलते हैं कि मोशन हमारा यूनिफॉर्म है। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या था, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब था कि जो स्पीड है वो हमारी कांस्टेंट होगी। क्वेश्चन में अगर सर्कुलर मोशन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो हम यह मान के चलेंगे कि पार्टिकल यूनिफॉर्म स्पीड से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अब देखो अगर मान लो एक पार्टिकल तुम्हारा यहां पे है, मान लो, और एक पार्टिकल तुम्हारा किसी टाइम पे यहां कहीं है, हमें पार्टिकल की पोजीशन नहीं गिवन है, तो अगर हमने एज्यूम किया कि एक पार्टिकल किसी टाइम पे यहां पे, एक पार्टिकल यहां पे है, तो बताओ दोनों पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर क्या अप्लाई कर रहे होंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स। मान लो अभी हम इस पार्टिकल को देख रहे हैं, तो इस पार्टिकल पे ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसा एक्ट कर रहा है कि नहीं एक्ट कर रहा है। अब बताओ इस ग्रेविटेशनल फोर्स के कितने कंपोनेंट होंगे, एक तो सेंटर के अलोंग होगा और दूसरा वहां पे टेंजेंट के अलोंग हो गया कि नहीं हो गया वहां पे। अब बताओ टेंजेंट के अलोंग अगर फोर्स होगा तो वो उसकी स्पीड को क्या कर देगा, या तो स्पीड को बढ़ा देगा या स्पीड को क्या कर देगा, घटा देगा। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है तो इसका मतलब है नेट फोर्स अलोंग द टेंजेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो बताओ दोनों पार्टिकल इस तरह से रह सकते हैं क्या, नहीं ना। अब इस तरह चलेंगे तो फिर तो स्पीड क्या होगी, चेंज होने लगेगी। अब बताओ अगर ये तुम्हारा सेंटर है, किसी टाइम पे एक पार्टिकल यहां पे है और दूसरा पार्टिकल डायमेट्रिकली ऑपोजिट है, अब क्या होगा, ये पार्टिकल इसके ऊपर ऐसा ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करेगा नहीं अप्लाई करेगा। अब बताओ अब टेंजेंट के अलोंग कोई कंपोनेंट बनेगा क्या, तो अब बताओ यहां पे पार्टिकल कैसे चलेगा, यूनिफॉर्म स्पीड से। तो पार्टिकल को अगर यूनिफॉर्म स्पीड से चलना है तो ये पार्टिकल बताओ हमेशा डायमेट्रिकली ऑपोजिट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। बताओ ये पार्टिकल अगर हमेशा डायमेट्रिकली ऑपोजिट रहेगा तो अगर हम इस पार्टिकल पे देख रहे हैं तो फोर्स हमेशा ऐसा दिखेगा नहीं दिखेगा, यहां पे देखोगे तो फोर्स ऐसा दिखाई देगा। किसी टाइम पे ये पार्टिकल यहां पहुंचा तो फोर्स इस तरह से
तो अगर ये पार्टिकल हमेशा डायमेट्रिकली ऑपोजिट रहेंगे तो फोर्स हमेशा किसके अलोंग बनेगा? सेंटर के अलोंग बनेगा। बताओ फोर्स कितना बना? फोर्स बना वहां पे G m1 m2। बताओ यही हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स बनेगा कि नहीं बनेगा? एक पार्टिकल ने दूसरे पार्टिकल के ऊपर इतना ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट किया कि नहीं एक्सर्ट किया? अब ये फोर्स किसके अलोंग है? ये फोर्स है टुवर्ड्स द सेंटर। तो जो भी सेंट्रीपिटल फोर्स था उसको हम लिखते थे मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन याद होगा वो था v² r। एक m तुम्हारा कैंसल आउट होगा, और बताओ जो पार्टिकल है, पार्टिकल की स्पीड मिल गई कि नहीं मिल गई वहां पे? और स्पीड कितनी हो जाएगी? स्पीड हो जाएगी gm, एक r क्या हो गया? कैंसल आउट हो गया। तो चेक करो, जो पार्टिकल रहेगा उसकी स्पीड √gm/4r होगी कि नहीं होगी वहां पर? है। अब बताओ टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करें? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ना, तो वहां पे हम ये फॉर्मूला पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? ओमेगा क्या होता है? जब 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट होगा तो एंगल कितना टर्न होगा? टाइम कितना? t। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, v इक्वल्स टू क्या था? तो ओमेगा की जगह लिखते थे v/r, और याद होगा सर्कुलर मोशन में फॉर्मूला था टाइम पीरियड का t इक्वल्स टू 2πr/v। अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला था 2πr/v, और v हमें मालूम है यहां पे, है कि नहीं? तो v की वैल्यू पुट करोगे तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा? टाइम पीरियड मिल रहा होगा वहां पे। अच्छा, अभी कितने पार्टिकल चल रहे थे सर्कुलर पाथ में? 2। फिर से यही क्वेश्चन आईआईटी में पूछा गया है, लेकिन 2 की जगह वहां पे अब कर दो 3 पार्टिकल्स। रब करो में से। और जो रिसेंटली क्वेश्चन आया उसमें 4 पार्टिकल थे। लिखा? बाकी ये सब कंडीशन हमारी सेम रहेगी, कुछ नहीं बोलता तो हमें मान के चलना है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे चल रहा है। अब कितने पार्टिकल है वहां पे? 3। तो देखो क्या चीज ध्यान रखनी है, अगर हमारे पास 3 पार्टिकल होंगे, एक पार्टिकल अगर यहां पे, एक यहां पे है और एक यहां पे है, तो ये चीज ध्यान रखना है, अगर 3 पार्टिकल हैं और ये सर्कुलर पाथ पे चल रहे हैं, किसके कारण? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। तो ध्यान रखना है ये हमेशा इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हुए चलेंगे। अब देखो हम क्यों बोल रहे हैं कि ये हमेशा इक्विलेटरल ट्रायंगल ही बनाना चाहिए वहां पे। इस पार्टिकल पे देखो यार कितने फोर्स लग रहे हैं इस पार्टिकल पे? 2। किसके कारण लगेंगे? एक तो इसके कारण लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। कितनी होगी एफ की वैल्यू? जी m1 m2 बाय, बाद में ए को हम आर से रिलेट कर देंगे। अच्छा, जितना फोर्स इस पार्टिकल ने इसके ऊपर अप्लाई किया है उतना ही फोर्स ये पार्टिकल भी इसके ऊपर अप्लाई करेगा कि नहीं करेगा? तो इसकी वैल्यू भी एफ है कि नहीं वहां पे? है। अब बताओ, 2 फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है,
तो रिजल्टेंट कहां मिलता है? अच्छा, ये इसका सेंट्रॉइड होगा कि नहीं होगा? और बताओ ये एंगल कितना होगा? ये एंगल 30 डिग्री, ये भी कितना? और प्रॉपर्टी क्या है? अगर दो फोर्स हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो उनका रिजल्टेंट कहां बनेगा? उनका रिजल्टेंट मिड में बनेगा। तो बताओ रिजल्टेंट फोर्स इसी डायरेक्शन में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब बताओ रिजल्टेंट फोर्स अगर टुवर्ड्स द सेंटर है तो टेंजेंट के अलोंग कोई फोर्स बनेगा क्या? नहीं। सिमिलरली ये इसके ऊपर F इस डायरेक्शन में अप्लाई करेगा, ये इसके ऊपर इस डायरेक्शन में F अप्लाई करेगा, और रिजल्टेंट अगेन इसका कहां होगा? टुवर्ड्स द सेंटर होगा वहां पर। तो अगर ये तीनों पार्टिकल हमेशा इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हुए चलेंगे तब तो मोशन वहां पे क्या होगा? यूनिफॉर्म होगा। अब सबसे पहले कैलकुलेट करो नेट फोर्स कितना है टुवर्ड्स द सेंटर। तो क्या लिखोगे वहां पे? दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री है कि नहीं है? रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम यूज करें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 60। तो रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा यहां पे एफ स्क्वायर 2f स्क्वायर cos 60 1/2। तो चेक करो यहां पे जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो √3f आएगा कि नहीं आएगा वहां पर? भाई दो वेक्टर्स हैं, दोनों के बीच का एंगल कितना? 60 डिग्री। हमें कैलकुलेट क्या करना है? हमें कैलकुलेट करना है रिजल्टेंट। तो जो भी रिजल्टेंट आएगा वो आएगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ पैरेललोग्राम कितना? √3f की वैल्यू बताओ ये तुम्हारा यहां पे रिजल्टेंट फोर्स है कि नहीं है वहां पे? अब यही फोर्स टुवर्ड द सेंटर है कि नहीं है? तो इसको अब अगले स्टेप में क्या लिखोगे? m एक्सेलरेशन कितना? v स्क्वायर बाय r, m से m कैंसिल आउट हुआ, v की वैल्यू कितनी हो जाएगी? v की वैल्यू हो जाएगी वहां पे √3, है ना, √3gm इंटू r बाय a स्क्वायर। चेक करो यही बन रहा है ना, √3gm r बाय a स्क्वायर। अच्छा अब r और a को रिलेट कर दो। कैसे रिलेट करोगे? ये डिस्टेंस कितना है यहां से लेके यहां तक का? r। ये डिस्टेंस कितना है यहां से लेके यहां तक का? a/2। ये एंगल, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं कि cos 30 क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो चेक करो वहां से हम a को r से हम रिलेट कर पाएंगे या नहीं रिलेट कर पाएंगे? अब a की वैल्यू पुट कर दो वहां पे, और एक बार v वेलोसिटी मिल गई तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या था? टाइम पीरियड का फॉर्मूला था 2πr/v। तो यहां से a की वैल्यू पुट करो और यहां से v की वैल्यू पुट करोगे तो यहां से क्या मिलेगा? टाइम पीरियड। दो है तो डायमेट्रिकली ऑपोजिट, तीन है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब फिर से कैलकुलेट करके देखो, अब 4 पार्टिकल हैं जो सर्कुलर पाथ पे चल रहे हैं, और किसके कारण चल पा रहे हैं? उनके आपस के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। कैलकुलेट करना है, 3 का किया है, अब तुम लोग 4 का कैलकुलेट करो। और 4 वाला जो है अभी 2019 का क्वेश्चन है जेईई मेंस का, 1920 के आसपास का है क्वेश्चन ये 4 पार्टिकल वाला। अच्छा स्क्वायर में अगर 2 साइड्स होंगे तो आपस में कितना एंगल फॉर्म कर रहे होंगे? 90। और उनका रिजल्टेंट कहां मिलेगा?
45 पे। तब ये प्रॉपर्टी यूज करनी है कि 4 पार्टिकल होंगे तो उनको स्क्वायर बनाते हुए चलना पड़ेगा, तभी नेट फोर्स कहां आएगा, टुवर्ड्स द सेंटर। यहां पे 4 पार्टिकल, और अब मैं क्या बोल रहा हूं, जो भी 4 पार्टिकल हैं वो यहां पे स्क्वायर फॉर्म करते हुए चलेंगे। अब बताओ, अगर स्क्वायर फॉर्म करते हुए चलेंगे, किसी भी एक पार्टिकल को देखो, अगर इस पार्टिकल को देख रहे होगे तो इसके ऊपर एक तो ये फोर्स अप्लाई करेगा, कितना, gm² बाय ए स्क्वायर, देखो है कि नहीं यहां पे। ये दूसरा वाला भी क्या करेगा, सेम फोर्स अप्लाई करेगा या नहीं अप्लाई करेगा, उतना ही मैग्नीट्यूड का, कि दोनों का मास का प्रोडक्ट वही है, डिस्टेंस भी कितना है, ए है। अब तीसरा पार्टिकल क्या करेगा, तीसरा पार्टिकल जो रहेगा वो भी डायगोनल के अलोंग ही फोर्स अप्लाई करेगा कि नहीं अप्लाई करेगा। एफ डैश की वैल्यू क्या लिखोगे, एफ डैश की वैल्यू लिखोगे gm²। बताओ अब ये डिस्टेंस कितना है, यहां से लेके यहां तक का, a√2 का स्क्वायर, तो एफ डैश जो रहेगा वो हो जाएगा gm² बाय 2a²। तो ये एफ डैश है और ये तुम्हारा वहां पे क्या है, एफ है। बोलो अब क्या करोगे वहां पे, अभी कैलकुलेट करना है, तुम कहां देख रहे हो। अबे अब ये बताओ रिजल्टेंट कितना है और कैसे कैलकुलेट करोगे रिजल्टेंट। 3 वेक्टर है कि नहीं है, तो एक तरीका ये भी है कि नहीं, पहले इन दोनों वेक्टर को ऐड करो। बताओ इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट कहां होगा, एफ डैश के अलोंग ही होगा, मिड पे, और कितना होगा, जो रिजल्टेंट होगा इस डायरेक्शन में वो √2f होगा कि नहीं होगा। अब बताओ सभी फोर्स टुवर्ड द सेंटर है कि नहीं है, तो रिजल्टेंट हम ऐसा लिखेंगे कि लिखेंगे एफ डैश तो जो भी रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा एफ डैश की वैल्यू gm² बाय 2a² प्लस √2 gm² बाय a², तो ये हो जाएगा gm बाय a² बाहर, ये हो जाएगा 1/2। बताओ यही है कि नहीं है वहां पे नेट फोर्स। नेट फोर्स को आप क्या लिखोगे, अच्छा m²। अब नेट फोर्स को क्या लिखोगे, मास इंटू एक्सलरेशन, एक्सलरेशन हो गया v² बाय r, यहां से हमें v मिल जाएगा।
अच्छा, आर और ए में रिलेशन क्या है? यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? यहां से लेके यहां तक का 2r, और 2r बताओ a√2 के बराबर होगा कि नहीं होगा? ये a, तो ये डिस्टेंस a√2। तो हमें a की जगह क्या पुट करना है? a की जगह पुट करना है r√2। देखो ऐसा आएगा कि नहीं आएगा यहां पे? अबे है या नहीं भाई? ये स्क्वायर है, स्क्वायर में डायगोनल की लेंथ क्या होती है? a√2, और सर्कल के लिए वो क्या है? वो डायमीटर हो गया वहां पे, वहां से वहां तक। सबकी वैल्यू पुट कर दोगे तो हमें क्या मिल जाएगी? हमें मिल जाएगी पार्टिकल की स्पीड। कर लोगे ना कैलकुलेट? अब तो भाई एक बार वेलोसिटी आ गई, स्पीड आ गई, टाइम पीरियड वहां पे निकाल लोगे, वहां पे है इतना। देखो अब डायग्राम ड्रॉ करो, यहां पे लिखो एक पार्टिकल, पार्टिकल का मास कितना? m। अच्छा, और किसी की इंटेंसिटी दी थी क्या बुक में? अपन ने किसकी कैलकुलेट करी? रिंग की कैलकुलेट करी, डिस्क की भी कैलकुलेट कर ली थी ना। रिंग, डिस्क, शेल और स्फीयर की हो चुकी थी। चलो अब देखो यहां पे एक पार्टिकल है, पार्टिकल का मास कितना है? m। अच्छा अब ये बताओ तुम मुझे यहां पे कि अगर मान लो एक पार्टिकल है, पार्टिकल का मास m है, इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करती है? देखो एक पार्टिकल है, पार्टिकल का मास m है, पार्टिकल का अगर मास होगा तो ये पार्टिकल सबसे पहले अपने चारों ओर क्या करेगा? एक रीजन क्रिएट करेगा। उस रीजन को हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड। उस रीजन में अगर हम किसी दूसरी बॉडी को लेके आएंगे तो वो वहां पे क्या एक्सपीरियंस करेगी? ग्रेविटेशनल पुल। किसी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी है तो उसके लिए याद है फॉर्मूला क्या निकल के आया था इंटेंसिटी का? gm। बताओ किसी पॉइंट मास से अगर हम r डिस्टेंस पे जाएंगे तो यही इंटेंसिटी का फॉर्मूला था कि नहीं था वहां पे? है। अब बताओ यहां पे अगर पॉइंट मास है तो यहां से r डिस्टेंस पे जाएं, यहां से r डिस्टेंस पे जाएं, यहां से r डिस्टेंस पे जाएं, सभी पे पॉइंट पे जाओगे तो इंटेंसिटी सेम मिलेगी नहीं मिलेगी? अब इन सबको ज्वाइन कर दो, बताओ ज्योमेट्री किसकी बनेगी? समझ में आए? देखो यहां पे एक पॉइंट है, यहां से आर जाओगे तब भी इंटेंसिटी सेम, यहां पे आर जाओगे तब भी इंटेंसिटी, यहां पे आर आओ, यहां पे आर आओ, यहां पे आर, सब आर को मिला दो, सबके आर वाले सरफेस को मिला दो तो क्या बन जाएगा? वहां पे एक स्फीयर बनेगा कि नहीं बनेगा? तो अगर हम कोई पॉइंट मास पकड़ेंगे तो उसके लिए रीजन कैसा बनेगा? स्फेरिकल बनेगा। और ये फॉर्मूला बताता है कि नहीं बताता है कि आर जब क्या होगी? इनफाइनाइट होगी, तभी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? जीरो होगी। तो अर्थ की भी ग्रेविटेशनल फील्ड होती कि नहीं होती है? ये ग्रेविटेशनल फील्ड कहां तक चलेगी? ये ग्रेविटेशनल फील्ड चलेगी कहां तक? इंफिनिटी तक है। तो अब मैंने यहां पे एक पॉइंट मास लिया और मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड कहां तक चलेगी? इंफिनिटी तक। तो यहां पे हमने एक इमेजिन किया कि हमने एक इनफाइनाइट रेडियस का एक स्फीयर ड्रॉ कर दिया। तो ये जो ग्रीन कलर की लाइन हमने शो करी है ये क्या बता रही है? ये बता रही है इस पॉइंट मास की ग्रेविटेशनल फील्ड।
तो बताओ इस पॉइंट मास की ये ग्रेविटेशनल फील्ड इन्फिनिटी तक है कि नहीं है वहां पे? तो ये जो बॉर्डर है ये कहां पे है? अगर मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूं तो ये पॉइंट हमारा कहां पे है? इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे जाके ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है? जीरो होती है। अब हम क्या इमेजिन कर रहे हैं कि इन्फिनिटी के जस्ट बाहर एक यहां पे मास है। बताओ अगर इन्फिनिटी के बाहर ये मास है तो कुछ होगा क्या? नहीं, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड कहां तक जा रही है? और ये पार्टिकल ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है या बाहर है? बाहर है। तो ये कहां पे है? ये ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर है, तो इस पे अभी कोई फोर्स नहीं बन रहा है। अब इसको मूव कराते हुए मास को हम कहां पे लेके आ गए? जस्ट फील्ड में लाना स्टार्ट किया, यहां कहीं लेके आ गए। तो बताओ ये मास अब कहां पहुंच गया? यानी अब ये पार्टिकल कहां एंटर करने जा रहा है? ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर। अब हम क्या कर रहे हैं? इस पार्टिकल को और अंदर लेके आ रहे हैं। बताओ और अंदर लेके आएंगे तो क्या होगा? नहीं, अब जैसे ही हम अंदर लेके आएंगे और अगर हमने पार्टिकल को छोड़ दिया तो क्या होगा? ये पार्टिकल ऐसे स्ट्रेट लाइन के अलोंग चलता जाएगा कि नहीं चलता जाएगा? और कुछ टाइम बाद ये पार्टिकल किससे टकराएगा? उस एम मास से टकराएगा जिसने ये फील्ड क्या करी थी? क्रिएट करी थी, है? अच्छा, अब ये पार्टिकल जब मूव करेगा तो ये पार्टिकल एक्सेलरेट करता हुआ जाएगा कि नहीं जाएगा? क्योंकि ये जो मास रहेगा, ये मास इसके ऊपर कंटिन्यूअसली फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो अगर इस पार्टिकल को छोड़ दोगे तो ये पार्टिकल वहां पे क्या कर जाएगा? एक्सेलरेट कर जाएगा। अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है? मेरी रिक्वायरमेंट है कि ये पार्टिकल अंदर तो आए, ये पार्टिकल अंदर आए, लेकिन ये मूव करे विदाउट एनी एक्सेलरेशन। समझ में? अगर हम छोड़ देंगे तब तो ये पार्टिकल क्या कर जाएगा? एक्सेलरेट कर जाएगा। और अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है? मेरी रिक्वायरमेंट है कि ये पार्टिकल एक्सेलरेट ना हो। अच्छा, कोई बॉडी एक्सेलरेट कब नहीं होती है? जब उस पे नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है? जीरो होता है। अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो फिर वो उस केस में एक्सेलरेट नहीं हो रहा होगा वहां पे। अच्छा, अब अगर इसको एक्सेलरेट नहीं कराना है तो कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा कि नहीं बनेगा? अगर किसी टाइम पे पार्टिकल यहां कहीं है तो ये जो मास m रहेगा वो इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा है कि नहीं अप्लाई कर रहा है? और हमें इसको एक्सेलरेट नहीं होने देना है, तो हम फोर्स कहां अप्लाई कर रहे होंगे? हम एक तरह से रिस्ट्रेनिंग फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे और वो इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे होंगे। और ये जो फोर्स रहेगा, ध्यान रखना है, ये वो फोर्स है जो हम अप्लाई कर रहे होंगे। समझ में? पार्टिकल को अगर मुझे एक्सेलरेट नहीं होने देना है तो जितना फोर्स ये मास अप्लाई कर रहा होगा उसका उतना ही अमाउंट का ऑपोजिट फोर्स मुझे कहां अप्लाई करना पड़ेगा? राइट में अप्लाई करना पड़ेगा। अब बताओ, जब भी ये पार्टिकल मूव करेगा तो हम ये कंडीशन को फॉलो करते हुए चलेंगे कि नहीं चलेंगे कि एफ एक्सटर्नल हमेशा हमें एफ जी के बराबर लगाते रहना पड़ेगा। अच्छा, एफ जी फोर्स बढ़ते जाएगा या घटते जाएगा? डिस्टेंस कम हो रहा है, तो जैसे जैसे पार्टिकल पास आएगा ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ेगा, तो हमें जो फोर्स लगाना पड़ेगा रोकने के लिए वो भी क्या करना पड़ेगा? बढ़ेगा। इसका मतलब है कि ये फोर्स कांस्टेंट नहीं होगा और ये फोर्स मेरा वहां पे वेरिएबल होगा। तो जो फोर्स है ये फोर्स हमारा हो गया वहां पे वेरिएबल। अच्छा, हमें फोर्स क्यों लगाना पड़ रहा है? हमें फोर्स इसलिए लगाना पड़ रहा है क्योंकि हमें पार्टिकल को एक्सेलरेट नहीं होने देना है। अब बताओ, हम थ्रू आउट फोर्स लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है? जो भी पार्टिकल है, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है? अगर हम इस पार्टिकल को देखेंगे तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है कि नहीं है? तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा लेफ्ट की ओर। हम फोर्स कहां अप्लाई कर रहे हैं?
तो बताओ अब वर्क होगा कि नहीं होगा, और हमारा वर्क पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? नेगेटिव होगा। समझ में आ रहा है? पार्टिकल लेफ्ट की ओर जा रहा है, लेकिन हम फोर्स कहां अप्लाई कर रहे हैं? तो इस केस में अब हमें क्या करना पड़ेगा? वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा। और ध्यान रखना, ये वर्क हमारा क्या होगा? पॉजिटिव नहीं होगा, ये वर्क हमारा नेगेटिव होगा। अच्छा, किसका वर्क पॉजिटिव होगा? ग्रेविटी का वर्क पॉजिटिव होगा। अच्छा, दोनों फोर्स हमेशा इक्वल हैं कि नहीं है? तो वर्क भी दोनों के क्या होंगे? तो हम ऐसा बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं कि वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जीरो हो जाएगा। भाई जितना फोर्स ग्रेविटी लगा रही है उसका ऑपोजिट फोर्स मैं लगा रहा हूं, तो डिस्प्लेसमेंट अगर यहां पे 2 होगा तो इसका वर्क पॉजिटिव होगा, इसका वर्क, तो ध्यान रखना है टोटल वर्क क्या हो गया? 0। और हमें मालूम है वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस किसके बराबर होता है? तो ये हमने पढ़ा है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। अब बताओ सभी का वर्क क्या है? अबे सब दोनों का वर्क यहां पे कैंसिल आउट हो गया, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब बताओ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 है, इसका मतलब कि पार्टिकल कैसे चल रहा है? पार्टिकल चल रहा है कांस्टेंट स्पीड से। या तो हम बोल सकते हैं पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से चलना चाहिए, या फिर ये पार्टिकल स्लोली चलना चाहिए। तो हम यहां पे क्या बोलते हैं? हम यहां बोलते हैं कि जो भी पार्टिकल है, इस पार्टिकल को हम स्लोली मूव करा रहे हैं। v में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब कि पार्टिकल अगर पहले से रेस्ट में था तो पार्टिकल हमेशा कैसा रहेगा? रेस्ट में रहेगा। अब इस केस में हमें कैलकुलेट क्या करना है? इस केस में हमें कैलकुलेट करना है कि हमने वर्क कितना परफॉर्म किया। अब देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो मान लो किसी टाइम पे ये पार्टिकल कितने डिस्टेंस पे? r डिस्टेंस पे। अब बताओ अगर ये पार्टिकल यहां पे r डिस्टेंस पे है तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है? अबे ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा होगा? G(m)m बाय r स्क्वायर लग रहा ही नहीं लग रहा है? और जितना फोर्स ये पार्टिकल लगाएगा उतना ही फोर्स हमें भी लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा? तो F एक्सटर्नल इतना हुआ कि नहीं हुआ वहां पे? अब ये फोर्स कैसा है? वेरिएबल है। और याद होगा फोर्स अगर वेरिएबल होता है तो स्मॉल अमाउंट का वर्क डन होता है F.dr। दो फॉर्मूले हैं कि नहीं है? जब भी हम वर्क डन कैलकुलेट करते हैं तो एक फॉर्मूला होता है वर्क डन का F.r और दूसरा होता है इंटीग्रेशन ऑफ F.dr। ये फॉर्मूला कब यूज होता है? जब फोर्स कांस्टेंट होता है। और इंटीग्रेट करने की जरूरत पड़ती है जब फोर्स हमारा क्या होता है? वेरिएबल होता है। तो बताओ यहां पे हम जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वेरिएबल है कि नहीं है? अब मान लो किसी टाइम पे इसका डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट कहां हुआ? dr लेफ्ट की ओर। फोर्स कहां लगा? तो दोनों इसमें एंगल कितना है? तो हम यहां पे ये बोलेंगे, नहीं बोलेंगे कि जो स्मॉल अमाउंट का वर्क डन होगा वो माइनस F.dr हो जाएगा। समझ में? पहला नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है? पहला नेगेटिव साइन आ रहा है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच में एंगल कितना है? 180 है। फिर ये भी लिखवाया था कि जब हम dr की बात करते हैं तो कई बार इसको हम प्लस dr लेते हैं और कई बार इसको हम प्लस dr लेते हैं अगर r बढ़ता है, और माइनस dr लेते हैं अगर r वहां पे क्या होता है? डिक्रीज करता है। बताओ r मैंने कहां से मेजर किया है? r मैंने सेंटर से मेजर किया है। तो जब मैं पीछे की ओर जाऊंगा तो r बढ़ेगा या घटेगा? तो r का साइन हमें क्या लेना है? तो अगले स्टेप में हम साइन के साथ लिख देंगे माइनस f माइनस dr। तो जो वर्क डन होगा वो बताओ F.dr हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? दो बार साइन आएगा, एक बार साइन आएगा एंगल के कारण और दूसरी बार साइन आएगा कि r बढ़ रहा है या फिर r क्या हो रहा है? घट रहा है। वहां
अब बताओ ये तो स्मॉल अमाउंट का वर्क है कि नहीं है। फोर्स की वैल्यू कितनी, GMM बाय कितना R² इंटू DR। बताओ ये स्मॉल अमाउंट का वर्क है कि नहीं है। और ऐसे तो हमने पार्टिकल को कई बार DR चलाया होगा वहां पे, है कि नहीं। अब मान लो पार्टिकल को हम कहां तक लेके आ रहे हैं, तो पार्टिकल को हम R0 डिस्टेंस तक लेके आ रहे हैं। केवल पार्टिकल को हम कहां से चला रहे हैं, अबे पार्टिकल को हम कहां से चला रहे हैं, इन्फिनिटी से चलाया ना। अबे पहले पार्टिकल बाहर था, अब जैसे हम इन्फिनिटी के अंदर लेके आए पार्टिकल चलना स्टार्ट किया, कहां तक लेके आए, तो हम इन्फिनिटी से लेके कहां तक लेके आ रहे हैं, R0 तक। तो ये तो स्मॉल अमाउंट का वर्क है, टोटल के लिए इसको हम इंटीग्रेट करेंगे ही नहीं, इंटीग्रेट करेंगे। और कहां से कहां इंटीग्रेट करना है, इन्फिनिटी से लेके R0 तक। अब बताओ इन्फिनिटी से लेके R0 तक अगर जाओगे तो बोलो वर्क डन अब कितना, dW का W GMM कांस्टेंट है कि नहीं, 1/R² का चेक करना -1/R होता है। और कहां से कहां जाना है, इन्फिनिटी से। तो बताओ माइनस साइन बाहर निकाल ले, -GMM बाहर आ गया। अब क्या हो जाएगा, 1/R0 -1/∞। अपर लिमिट माइनस क्या हो गया, लोअर लिमिट, और 1/∞ क्या हो गया। और ये फॉर्मूला ध्यान रखना है कि हमने जो वर्क परफॉर्म किया है वो है -GMM/R0। समझ में। कोई भी अगर पार्टिकल है और वो पार्टिकल को हम इन्फिनिटी से कहां तक लेके आ रहे हैं, जो भी पार्टिकल है पार्टिकल को हम इन्फिनिटी से R0 तक लेके आए। कैसे लेके आए भाई, पार्टिकल को हम इन्फिनिटी से R0 तक लेके आए, लेकिन कैसे लेके आए, विदाउट एनी एक्सेलरेशन। तो अगर विदाउट एनी एक्सेलरेशन हमें पार्टिकल को लेके आना है तो उस केस में हमें इतना वर्क क्या करना पड़ेगा, परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, तो डेफिनेशन ये है, इसकी डेरिवेशन देख लेना वहां पे। और यहीं से अब कॉन्सेप्ट आएगा आगे किसका, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट किसका, पोटेंशियल का। तो पोटेंशियल आएगा और साथ में बाद में आएगी वहां पे पोटेंशियल एनर्जी। तो अभी केवल तुम लोग इसका डेरिवेशन देख लो, तो अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे कि पोटेंशियल क्या है और पोटेंशियल एनर्जी क्या है। ठीक है।